हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। आर्यन, मुझे होस्ट बना दो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आर्यन, ओके, थैंक यू। कल की क्लास में बेटा हम लोगों ने लिमिट्स की थ्योरी स्टार्ट कर ली थी, तो लिमिट्स तो हमने कंप्लीट कर ही लिया था। तो आज पहले कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो आर्काइव से आपने करे हैं उनको देख लेंगे। ठीक है, और टाइम बच जाएगा तो कुछ इन्हीं के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले कंटिन्यूटी को स्टार्ट करते हैं जी। कंटिन्यूटी की थ्योरी ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि अगर आप लोगों का कोई टॉपिक है जो कि कंटिन्यूटी में कुछ पूछने वाला है या किसी को दोबारा पढ़ाने वाला है, तो पहले आप वो बता दो, फिर हम लोग देख लेंगे जी। कोई है ऐसा टॉपिक? सर मेरे को ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में दिक्कत आती है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, वो एक बार बता देना। ओके ओके, चलो हम लोग बस स्टार्ट कर लेते हैं, फिर तो ओपन इंटरवल तो स्टार्टिंग में आ ही जाएगा। और कोई? ठीक है जी, फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग ब्रीफ में चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल को एक बार अच्छे से देख लेंगे। तो सबसे पहली बात तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी फंक्शन को कंटिन्यूस बोलना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है जी? कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए की वैल्यू बराबर हो जी। अगर एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो ये तीनों टर्म्स बराबर होनी चाहिए। तो इन तीनों का बराबर होना जरूरी है, तब कंटिन्यूस बोला जाएगा। तो अगर इसमें से कुछ भी एक ऐसी कंडीशन बन जाए जो कि इन तीनों को सेटिस्फाइड ना करे तो ऑटोमेटिकली फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भी बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के होते हैं कि भी आपको कोई इंटरवल दिया गया है या फॉर ऑल रियल वैल्यूज आपको बोला जाता है कि ये जो फंक्शन है ये कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है जी, ये कैलकुलेट करके बताइए। तो फिर आपको इसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि भी डिसकंटिन्यूटी के क्या क्या वेज है जी। तो डिसकंटिन्यूस होने के लिए क्या क्या हो सकता है? कि भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ना आए, ऐसा हो सकता है जी। दूसरा क्या हो सकता है? ये बराबर तो हैं लेकिन एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है जी, ऐसा हो सकता है। तीसरा है जी एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं है जी। और चौथा है कि भाई इन दोनों में से जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है एटलीस्ट वन ऑफ LHL and RHL does not exist। इन दोनों लिमिट्स में से कोई एक ऐसी लिमिट है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो दीज आर द वेज टू चेक द डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। किसी पॉइंट पे अगर आपने उसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो आपको इस डायरेक्शन में सोचना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ रहे नहीं आ रहे, या एफ ऑफ ए पे बराबर नहीं आ रहा है, डिफाइन है कि नहीं, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस डायरेक्शन में आप सोच के बताएंगे कि भी वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या नहीं। ठीक है, ये पता है। अब इसमें एक लेफ्ट कंटिन्यूस और एक राइट कंटिन्यूस वाला पॉइंट हमने पढ़ा है, राइट? वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो आप सीधा सीधा कॉपी में जाके देख लीजिएगा कि लेफ्ट कंटिन्यूस और राइट कंटिन्यूस होता क्या है। ठीक है, अब इसमें टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं एक आधे क्वेश्चन में कोई नाम ही लिखा होता है, और अगर आपको नाम नहीं पता, नाम के बारे में पता नहीं होगा, तो फिर है ना वो क्वेश्चन मिस हो जाएगा। तो इसलिए इसके नाम जो है वो याद कर लेना इम्पोर्टेंट रहेगा।
इसमें सबसे पहले है रिमूवेबल। रिमूवेबल में क्या होता है कि LHL और RHL ये दोनों बराबर तो होंगे, लेकिन ये f(a) के बराबर नहीं होंगे। ऐसी कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है जो रिमूवेबल टाइप की होती है, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी लेकिन f(a) के बराबर नहीं होगी। अब इसी के दो कैटेगरी बन जाती हैं, एक आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और एक मिसिंग पॉइंट। रिमूवेबल में दो केसेस बन जाते हैं कि एक आइसोलेटेड और एक मिसिंग। देखो, जब रिमूवेबल में बात हमने करी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का तो बराबर होना जरूरी है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ ये है कि भाई f(a) बराबर नहीं होना चाहिए। तो f(a) बराबर ना हो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है f(a) के पास? दो ऑप्शन है, या तो f(a) डिफाइन ही ना हो, या फिर f(a) डिफाइन तो हो लेकिन एक आंसर अलग दे दे। तो दो ऑप्शन है, तो उन दोनों ऑप्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग उनके अलग अलग नाम है। तो मिसिंग पॉइंट से यहां से सीधा सीधा पता चल रहा है ये कौन सा केस होगा जी, f(a) इज नॉट डिफाइंड। और इसमें f(a) डिफाइन तो है, इज डिफाइंड बट नॉट इक्वल टू LHL एंड RHL। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जिसमें LHL RHL बराबर होंगे और f(a) के बराबर वो नहीं होंगे, तो उस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल बोला जाता है। और इसमें दो टाइप होती है जी फर्दर, आइसोलेटेड एंड मिसिंग। तो आइसोलेटेड में f(a) डिफाइन तो होगा लेकिन आंसर अलग देगा, मिसिंग वाले में f(a) डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, और इसमें इसको रिमूवेबल बोला कैसे जाता है ये पता है? रिमूवेबल बोलने का कारण क्या होता है? हाँ जी, फंक्शन में कुछ ऑल्टर कर हल्का दो। सा चेंज लाके वो फंक्शन रिमूव में हो जाता हल्का है। सा चेंज करके हम लोग फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हैं, मतलब उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। और वो हल्का सा चेंज क्या रहता है कि जिस पॉइंट की वजह से डिसकंटिन्यूटी जनरेट हो रही है उसका कुछ या तो वो डिफाइन नहीं हो रहा है या फिर उसके आंसर अलग दे दिया है। तो दोनों ही केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको एक नए नए तरीके से उसे है ना एक रीडिफाइन कर देते हैं उस फंक्शन को, जिसमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग सीधा सीधा आउटपुट लिख देते हैं कि ये वाला आउटपुट होगा इस पॉइंट पे। और वो जो आउटपुट है वो कौन सा वाला लेना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर लेना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर f(x) को मैं sin x अपॉन x लिख लूं तो ये सीधा सीधा x इक्वल्स टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। मतलब अगर मैं इस फंक्शन को लिखूंगा तो ऑब्वियसली बात है मैं ये लिखूंगा कि f(x) इक्वल्स टू sin x बाय x फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0। 0 पे तो डिफाइन हो नहीं सकता ना ये वाला फंक्शन डायरेक्टली। तो एग्जैक्टली 0 पे तो है ना इसकी कोई वैल्यू निकलेगी नहीं। तो इस वजह से हमें f(x) को तो sin x बाय x लिखना पड़ेगा फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन f(x) डिफाइन नहीं है, तो इसकी ये जो डिसकंटिन्यूटी जनरेट हो रही है ये रिमूवेबल टाइप की है। उसका रीजन है जी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें बराबर आ जाएंगी। तो अब इसको इस फंक्शन को हम लोग थोड़ा रीडिफाइन करके इसे कंटिन्यूस बना सकते हैं। कैसे रीडिफाइन करेंगे जी, हम लोग ये बोल देंगे कि sin x बाय x x नॉट इक्वल्स टू 0 पे तो मतलब ठीक है यही रहेगा, लेकिन x इक्वल्स टू 0 पे हम लोग सीधा सीधा इसका आंसर 1 असाइन कर देंगे। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है हम लोग सीधा सीधा उस पॉइंट पे असाइन करा देते हैं। और वो कौन सी असाइन करानी होती है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की आंसर वैल्यूज आएंगी। तो sin x बाय x एक्सटेंडिंग टू 0 पे वो लिमिट 1 देता ही है, वो हमें पता ही है। तो इस वजह से हमने इसे रीडिफाइन करके इसे कंटिन्यूअस बना दिया है। ठीक है, ऐसा ही होता है रिमूवेबल में। यस सर। तो ये रिमूवेबल है जी। अब नॉन रिमूवेबल में बात करते हैं। तो नॉन रिमूवेबल में सीधा सीधा क्या होता है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं होगी।
ठीक है। और नॉन रिमूवेबल में भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं, उनके भी कुछ कुछ नाम रहते हैं। एक जंप डिसकंटिन्यूटी होता है, एक इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी होता है, और एक ऑसिलेटरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होता है। तो मेन तो यही नाम है। तो इसमें है ना क्या क्या रहता है, जब जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या रहेगा कि LHL और RHL बराबर तो नहीं है, लेकिन दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, बोथ फाइनाइट एंड एग्जिस्ट। मतलब एक सर्टन जंप, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ने मान लो 1 आंसर दिया, राइट हैंड लिमिट ने 2 आंसर दिए, तो दोनों फाइनाइट तो हैं, लेकिन एक सर्टन जंप है, तो उसको जंप डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। इनफाइनाइट किसको बोला जाएगा? Infinite discontinuity. One of them is infinite. One of them, at least one of them is infinite. At least one of them is infinite. और oscillatory, आप लोगों को याद है, मैंने याद होगा कि मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ऑसिलेटरी फंक्शन आता था जहाँ पे 1 by जो साइन ऑफ 1/x वाला है ना। यस सर। तो ये जो है ना, ये कुछ एक स्टैंडर्ड सा एग्जांपल है ना, ज्यादा हम लोग इसके ऊपर ऑसिलेटरी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन करते भी नहीं है। ये वन ऑफ द एग्जांपल है कि साइन ऑफ 1/x, तो जब मैं इसको x टेंडिंग टू 0, तो ऑब्वियस सी बात है नॉट एग्जैक्टली जीरो पे तो डिफाइन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं x टेंडिंग टू 0 पे बात करूंगा, तो x टेंडिंग टू 0 पे ये क्योंकि 1/x है, तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू देगा। तो हल्का सा एक्सटेंडिंग 0 जो है वो मैं हल्का सा लेफ्ट राइट में करूंगा, तो उससे ये जो 1/x है वो है ना, कभी पाई का मल्टीपल हो जाएगा, कभी π/2 का मल्टीपल हो जाएगा, कभी कोई कुछ और वैल्यू दे देगा। तो मतलब बहुत ज्यादा जल्दी ये 0 से 1, 1 से -1 है ना, इस टाइप से चीजें बनती रहेंगी। तो इस टाइप के फंक्शंस में क्या है, मतलब एक लिमिट आप कैलकुलेट कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हम लोग इसको एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो ऑसिलेटरी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी में आती है। ठीक है, तो ये था बेटा डिसकंटिन्यूटी। इस पे मतलब ये जो मैंने जो नाम लिखवाया है ना, मेन चीज ये है कि भाई मान लो आपको एक फंक्शन दे दिया है और फिर 4 ऑप्शन में कि भाई अच्छा ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, या आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, या जंप टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो मतलब या जरूरी नहीं है सबके सब, कोई एक ऑप्शन में इनमें से कोई एक नाम दे दिया हो, एक ऑप्शन दे दिया हो कि दिस इज कंटिन्यूअस, एक ऑप्शन में नाम दिया दिस इज डिसकंटिन्यूअस, एक में दे दिया हो कि इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है वो इस टाइप की है जी। तो मतलब कि नाम के बारे में पता होगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे, ज्यादा इसमें और कोई बारीकी नहीं। सर एक वो भी बता दो, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जंप मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में जो डिफरेंस है वो कितने का है जी, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड। जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब जंप डिसकंटिन्यूटी है तो होंगे तो दोनों फाइनाइट, बस दोनों बराबर नहीं होंगे। तो उनमें क्या होगा कि एक सर्टेन जंप मिल रहा होगा, एक सर्टेन गैप होगा, तो बस उस गैप को कैलकुलेट करना है, दैट इज जंप और डिसकंटिन्यूटी। ओके, यस सर। नेक्स्ट, continuity in an interval. इन एन इंटरवल जब हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं, पहले हम लोग ओपन इंटरवल का केस लेंगे। तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी अगर आपने चेक करनी है, मान लीजिए आप a, b इस इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, या ये कहना चाहते हैं कि फंक्शन f(x) जो है वो a, b इस पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है,
तो ऐसा कब होगा, उसको होने के लिए क्या कंडीशन लगेगी कि जो ए से लेके बी इंटरवल के बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब पे कंटिन्यूस होना पड़ेगा। अगर आप इस पूरे इंटरवल में उस फंक्शन को कंटिन्यूस बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है, उस इंटरवल में लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी की कंडीशन होल्ड होनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि LHL should be equals to RHL should be equals to f of c for all the c belongs to a comma b। क्या ये बात समझ में आ रही है शिवम? यस सर आ रही है। अगर c की जितनी भी वैल्यूज हैं a से लेके b के बीच में उन सारी वैल्यूज के लिए ये कंडीशन होल्ड हो, तब हम लोग बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल a comma। और अगर किसी भी एक पॉइंट पे ये कंडीशन होल्ड ना करी तो हम लोग क्या बोल देंगे, इस पूरे इंटरवल में तो कंटिन्यूस नहीं है। हाँ, अगर उसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करने तो अकॉर्डिंगली देख लिया जाएगा, है ना। दूसरी बात, क्लोज इंटरवल में ये एंड वाले पॉइंट्स काउंट हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो, जब a, b क्लोज इंटरवल में आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो तो बीच के a से लेके b के बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पे तो यही बात रहेगी जो ओपन में रही थी, क्योंकि बीच के जो भी पॉइंट्स हैं उनके लिए उनकी राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट हो सकती है, लेफ्ट उनकी हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट भी कैलकुलेट हो सकती है। तो बीच के तो जो पॉइंट्स हैं उनके लिए तो यही कंडीशन रहेगी, उसमें कुछ फर्क नहीं रहेगा। लेकिन जो फर्क आएगा वो कहाँ आएगा, वो एक्सट्रीम वैल्यूज पे है। जैसे a एक्सट्रीम वैल्यू है, वो लेफ्ट एक्सट्रीम, तो लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट है तो उसमें आप देख सकते हो कि उसका जो लेफ्ट नेबरहुड होगा, a का लेफ्ट नेबरहुड, उसके लिए तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, उसके लिए आपने बात ही नहीं करनी। तो जब उसके लिए बात नहीं करेंगे तो फिर उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा कि हम लोग a का राइट नेबरहुड निकाल लें और a पॉइंट पे वैल्यू निकाल लें। अगर वो दोनों बराबर आ जाएंगी तो हम लोग बोल देंगे कि a पे फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर वो बराबर नहीं आएंगी तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। सिमिलरली फॉर b क्या है कि b का राइट एक्सट्रीम डिफाइन नहीं है लेकिन लेफ्ट एक्सट्रीम डिफाइन है, लेफ्ट नेबरहुड डिफाइन है। तो b पॉइंट पे आउटपुट और b के लेफ्ट पे जो लिमिट आएगी वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो फॉर क्लोज्ड इंटरवल कंटिन्यूटी के लिए क्या है, अगर इस पूरे इंटरवल a से लेके b पूरे इंटरवल में इंक्लूडिंग द एक्सट्रीम पॉइंट्स आपने इसे कंटिन्यूस कहना है तो हम लोग क्या कहेंगे कि बीच के पॉइंट्स के लिए तो ये डेफिनेशन फॉलो हो, और एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जिसमें जो लेफ्ट एक्सट्रीम है उसके लिए क्या होगी कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f of a एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f of b। अगर ये कंडीशन होल्ड होगी तो हम लोग बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। और अगर बीच का कोई भी पॉइंट या एक्सट्रीम में से कोई भी पॉइंट इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फंक्शन इस पूरे इंटरवल के लिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। उसमें अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना है तो अकॉर्डिंगली आप पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, सर अगर जैसे ओपन इंटरवल में हमारे पास आ जाए क्वेश्चन कि ए पॉइंट पे बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, सर तो ओपन इंटरवल में आपको ए पॉइंट पे कंटिन्यूटी के बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई बात करेगा ही नहीं जब वो ए पॉइंट तो डिफाइन ही नहीं है। और सर जैसे कंटिन्यूटी की जो बेसिक डेफिनेशन थी कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फंक्शन भी डिफाइंड होना चाहिए, जैसे क्लोज्ड इंटरवल में ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही एक तरह से क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं है वहां पे, तो सर डिसकंटिन्यूस नहीं बोलना चाहिए वहां पे तो हमेशा मेरे। देखिए ये देखो देखिए जब इंफॉर्मेशन का फर्क है
तो हम लोग अपनी जो डेफिनेशन का है ना अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन तो ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब आपसे पूछा ही ये क्लोज इंटरवल में है, एक ऐसा पॉइंट आपको मिल रहा है जिसमें एक तरफ के बारे में तो बात ही नहीं करना चाह रहा हो, तो फिर हमने अकॉर्डिंगली अपनी जो डेफिनेशन है थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी है। हाँ जी, ओके सर, आ गए समझ। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट थ्योरम जो है, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। इसमें एक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के सम से बना हुआ है और वो दोनों कंटिन्यूस है, मतलब पहले जो है एफ एंड जी आर कंटिन्यूस, तो एफ प्लस जी क्या होगा, एफ माइनस जी क्या होगा, एफ इंटू जी क्या होगा, एफ अपॉन जी क्या होगा, ये सब पता है सबको, है ना। तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सब कंटिन्यूस रहेंगे। अगर दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका सम, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन सब कंटिन्यूस रहेगा। और डिवीजन में बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन लग जाएगी कि भाई डिवीजन जीरो नहीं है। डिवीजन कंटिन्यूस अगर हो जाए और साथ में जीरो हो जाए फिर नहीं कंटिन्यूटी रहेगी। तो डिवीजन के केस में एक एक्स्ट्रा कंडीशन लग जाएगी, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन कंटिन्यूटी वाले होते हैं ज्यादातर में उसमें है ना कोई दो फंक्शन का सम तो लिखा ही होता है या प्रोडक्ट वगैरह तो होता ही होता है। तो ये वाली जो थ्योरम्स है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही होती है कि अगर आप एक फंक्शन को कंटिन्यूटी देख लो, दूसरे की फंक्शन कंटिन्यूटी अलग से देख लो, और जस्ट इन केस दोनों कंटिन्यूस आ जाए तो फिर उनका सम भी कंटिन्यूस होगा या प्रोडक्ट डिवीजन जो भी लिखा होगा, ठीक है। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमने इसमें क्या बात किया हुआ है कि अगर एक कंटिन्यूस और दूसरा डिसकंटिन्यूस हो तब क्या होता है, तब सम और सब्ट्रैक्शन वो तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस होता है। प्रोडक्ट और डिवीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम लोग उसका आंसर नहीं दे सकते। आंसर उसका दे देंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन वाइज। तो किसी क्वेश्चन में वो कंटिन्यूस भी आ सकता है, किसी क्वेश्चन में वो डिसकंटिन्यूस भी आ सकता है। तो उसको फिर हमें क्वेश्चन वाइज सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा कि जो भी वो फंक्शन दिया गया होगा उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू सीधा सीधा निकाली जाए। डायरेक्टली वैल्यूज की हेल्प से हम लोग या डायरेक्टली थ्योरम की हेल्प से हम लोग उसका रिजल्ट नहीं बता पाएंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली कि अगर कोई दो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उनका सम, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन ये सब क्या होगा, इट कैन बी एनीथिंग। तो उसमें भी क्या रहेगा, आपको खुद ही कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि जो गिवन क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये सब पॉइंट्स याद है? हाँ जी, ये पॉइंट्स याद हैं? यस सर। अब इसमें एक कॉम्पोजिट की बात आती है। कॉम्पोजिट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एफ ऑफ जी एक्स है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एफ ऑफ जी एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो जी की कंटिन्यूटी तो एक्स इक्वल्स टू ए पे देखी जाएगी और एफ एक्स की कंटिन्यूटी किस पे देखी जाएगी, जी ऑफ ए। जी ऑफ ए जी ऑफ ए पे। क्योंकि जब आप एफ ऑफ जी एक्स की बात कर रहे हो तो इसमें जो एक्स इक्वल्स टू ए डालने के बाद जो आउटपुट मिलेगा जी ऑफ ए, वही तो बेसिकली एफ के लिए इनपुट का काम करेगा। तो इस वजह से हमें कंपोजिट फंक्शन के केस में ये वाला चीज को ध्यान में रखना है। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स आपको पहले से पता है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, ये भी अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल की तो डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होती है, तो इसलिए हम लोग उसे हमेशा कह देते हैं कि दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। लेकिन जब इन फंक्शंस की बात करी जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इनके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई अपनी डोमेन में ये कंटिन्यूअस रहेंगे, ठीक है। लाइक ln x, नेगेटिव की तो बात ही नहीं होगी तो फिर कंटिन्यूसली बात करेंगे। सेम एज tan x,
tan x π/2 पे डिफाइन नहीं है, तो π/2 पे हम लोग उसी कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे, बाकी जो पॉइंट्स हैं उन सब पे वो कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन और ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन, इनके पॉइंट याद होने चाहिए। रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए क्या होता है जी? हमेशा डिफाइन होते हैं, बस वो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना। डिनोमिनेटर हमेशा कंटिन्यूस रहेगा एक्सेप्ट एट दोज वैल्यूज ऑफ x एट विच डिनोमिनेटर इज 0, ठीक है ना। तो जो थ्योरम्स हैं ये याद करेंगे तो उनको अप्लाई करना आसान हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन दिया होगा जी। इसके अलावा जो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसका इनवर्स भी कंटिन्यूस होगा, राइट। अगर किसी गिवन इंटरवल में फंक्शन f(x) खुद कंटिन्यूस है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो f इनवर्स आपको मिलेगा वो भी कंटिन्यूस होगा। वो भी कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। और f(x) अगर कंटिन्यूस है तो मॉड ऑफ f(x) भी कंटिन्यूस रहेगा जी, ठीक। इतना क्लियर है? इसमें कोई पॉइंट मिसिंग हो कुछ, या आपको समझ नहीं आया हो, दोबारा से बात करना हो। आगे चले। यस सर। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सम स्टैंडर्ड फंक्शंस में हमने पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि अगर मान लो कि f(x) इक्वल्स टू ब्रैकेट ऑफ g(x) दिया है तो f(x) की कंटिन्यूटी चेक करनी है, या ये बात कर लेते हैं कि इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे। तो हमने इसके बारे में क्या पढ़ा है, जहां पर इंटीजर वैल्यूज लेगा, जहां पे gx इंटीजर वैल्यूज देगा वहां पे f(x) डिसकंटिन्यूअस होगा। कब? ग्राफ कब? मोनोटोनिक होना चाहिए। जब उस पॉइंट पे फंक्शन मोनोटोनिक हो जाएगा जी। मतलब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड से में भी वो इंक्रीज कर रहा है, राइट हैंड साइड में भी वो इंक्रीज ही कर रहा है, तब वो डिसकंटिन्यूटी जरूर बनेगी। अगर फंक्शन मोनोटोनिक है उस पॉइंट पे तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी। अगर वो मोनोटोनिक नहीं है, मतलब उस पॉइंट पे आउटपुट इंटीजर तो आ रहा है लेकिन एक तरफ वो इंक्रीजिंग ग्राफ इंक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रहा है और दूसरी तरफ वो डिक्रीजिंग ट्रेंड फॉलो कर रहा है, तो फिर उस केस में गारंटेड नहीं है कि भाई वो डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो उस केस को आप फिर से खुद से कैलकुलेट करके बताएंगे कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है जी। ओके, हाँ जी, Yes, यही sir. पढ़ा था हम लोगों ने। सर ये चीज मैक्सिमम मिनिमा के अलावा किसी पॉइंट पे हो सकती है? नहीं, मैक्सिमम मिनिमम के अलावा कोई नहीं हो सकती। और इसमें देखो जब हम लोग gx की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग पहले gx को देखिए, जो मैंने इधर ब्रैकेट x ही लगा दिया, ब्रैकेट इधर ही लगा दिया है, तो अब मैं जो बाकी बचा हुआ gx है मैं उसको फिलहाल कंटिन्यूअस मान के चल रहा हूँ। खुद मैं gx को तो कंटिन्यूअस मान के चल रहा हूँ, मतलब gx में एक ऐसा फंक्शन लेके चलूंगा कि जो खुद कंटिन्यूअस होगा। अब जहां पे gx ही खुद ही डिसकंटिन्यूअस हो गया, वहां पे तो फिर fx की बात नहीं होगी ना। वहां पे मैं है ना उसके लिए ये थ्योरी नहीं लगा सकता, उसके लिए मुझे फिर डायरेक्टली खुद ही वैल्यूज निकाल के देखना पड़ेगा। ओके, यस सर। जो भी थ्योरी हम लोग लिख रहे हैं वो gx के कंटिन्यूअस पे लिख रहे हैं। अगर gx खुद मतलब gx खुद ही एक ऐसा खुद एक पजलिंग वाला फंक्शन है, मतलब ब्रैकेट के अंदर वो सिंपल sin x tan x या cos x है ना, खुद मतलब सिंपल वाली चीजें ना होके अब gx खुद ही है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर हमें gx के ऊपर पहले सब चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। ओके, तो द थिंग इज कि भी gx अगर कंटिन्यूअस एक सिंपल वाला फंक्शन है तो उसमें हम लोग ब्रैकेट ऑफ gx की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी के बारे में क्या बोलेंगे कि जहां पे gx मोनोटोनिक शो करेगा और इंटीजर आउटपुट आ जाएंगे वहां पे fx डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
जहां पे ये मोनोटॉनिक नहीं होगा और इंटीजर आंसर आ रहे हैं वहां पे कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे आपको खुद को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूटी में ना सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रहते हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसी के ऊपर रहते हैं। इसमें बहुत सारे है ना, ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट ऑफ टैन एक्स, है ना। तो इस टाइप की बहुत सारी फंक्शंस हो सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग आगे जाके कर भी लेंगे। सेकेंड इसमें हमने बात किया था सिग्मा फंक्शन का। तो सिग्मा फंक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा था जी, कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ जी एक्स है, gx 0 होगा जहाँ पे, तो जहां पे जी एक्स 0 हो जाएगा वहां पे डिसकंटिन्यूटी जनरेट। डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, एक्सेप्ट एट दोज पॉइंट्स कि जहां पे जी एक्स 0 तो हो जाए और उसके साथ में दोनों के दोनों नेबरहुड भी एग्जैक्टली 0 हो। ठीक है, ऑल्दो वो वाला पॉइंट इतना ज्यादा है ना इन डेप्थ है कि भाई अगर आप उसको ना छोड़ भी देंगे फॉर द टाइमिंग तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। तो मोटी मोटी बात अभी फिलहाल आप यही याद रखो कि डिसकंटिन्यूटी एट एक्स वेयर जी एक्स इज 0। मोटा मोटा अगर आप इतना भी याद कर लेंगे ना तो सफिशिएंट है। वो जो मैंने आगे चीजें पढ़ाई हुई हैं कि भाई वो लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड वो अगर एग्जैक्टली 0 होंगे तब वो डिसकंटिन्यूटी फिर नहीं आता है, तो वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ वाली बातें हैं, तो उनको फिलहाल आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। अगर एफ एक्स आपका जैसे हमने एक एग्जांपल भी किया था कि एफ एक्स अगर 1/1 माइनस एक्स है, तो अगर मुझे एफ ऑफ एफ एक्स की कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है तो क्या होगा कि भाई पहले एफ ऑफ एफ एक्स तो कैलकुलेट तो कर ही लेंगे। तो एफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी जहां पे आ रही है वो पॉइंट तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे डिसकंटिन्यूटी में, और साथ में और कौन से पॉइंट्स आएंगे डिसकंटिन्यूटी में, जहाँ पे fx नॉट डिफाइंड। जहां पे एफ एक्स डिफाइन नहीं है जी, वो पॉइंट भी डेफिनेटली होंगे। जहां पे इसमें इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या होंगे जी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक तो एफ ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस और दूसरा एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक, ये पॉइंट पढ़ा था हमने। यस, इसमें एक रैशनल फंक्शन इरैशनल वाला पॉइंट भी पढ़ा हुआ है हमने, है ना। तो पता है सबको, तो रैशनल इरैशनल वाला पॉइंट भी देख लीजिएगा। और एक कि अगर पावर में इनफाइनाइट हो और बेस बेस 1 के आसपास है या नहीं है। देखो अगर पावर इनफाइनाइट होगा तो बेस के ऊपर अब बात आ जाएगी कि बेस 1 है या 1 का राइट नेबरहुड है या 1 का लेफ्ट नेबरहुड है, और बेस वो एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब जो पावर है वो इनफाइनाइट तो आ रही है और बेस का उसके साथ कोई लिंक नहीं है, बेस अपना इंडिविजुअल है। तो उस केस में अगर बेस 1 से ज्यादा होगा तो हमेशा आंसर क्या होगा जी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अगर बेस 1 होगा तो आंसर 1 आएगा, नहीं, बेस 1 से छोटा आएगा तो 0 0। तो उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेस जब 1 आएगा तो वहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जनरेट हो जाती है, वहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1 जनरेट हो जाती है जहां पे बेस 1 आ जाता है। ठीक है ना।
एंड लास्ट में हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जिसमें हमने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन किसी गिवन इंटरवल में, मान लो a से लेके b के बीच में, ये मान लो a वाला पॉइंट है, ये मान लो b वाला पॉइंट है, तो a से लेके b के बीच में a पॉइंट के लिए आउटपुट f ऑफ a है, b पॉइंट के लिए आउटपुट f ऑफ b है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि f ऑफ a और f ऑफ b के बीच के जितने भी आउटपुट्स हैं वो डेफिनेटली अचीव हो जाएंगे इन द इंटरवल a, b। मतलब ये जो a, b वाला इंटरवल है, इस इंटरवल में कोई ना कोई एक ऐसा इनपुट जरूर अवेलेबल होगा जिसपे ये जो c आउटपुट है वो जरूर अचीव हो जाएगा। जैसे c आउटपुट है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं लाइन बनाऊं तो वहां से मुझे दिख रहा है कि इस पॉइंट, जब मैं फंक्शन में ये वाला इनपुट डालूंगा तो मुझे आउटपुट ये c मिल जाएगा। फिर मैं वैसे ही कुछ और पॉइंट बदलूं, ये वाला आउटपुट कंसीडर करना चाहूं तो उसको अचीव होने के लिए फिर मुझे इनपुट ये वाला डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं कि f ऑफ a से लेके f ऑफ b के बीच के जितने भी आउटपुट है वो डेफिनेटली अचीव होंगे फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x लाइंग बिटवीन a टू b। तो ये इसी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का जो हम लोग है ना यूज है वो क्वाड्रेटिक में करते हैं। अगर एक इनपुट पे फंक्शन पॉजिटिव आंसर दे रहा है, एक पे नेगेटिव आंसर दे रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूअस है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करके जरूर जाएगा, मतलब बीच में एक ऐसा इनपुट जरूर होगा जिसपे फंक्शन जीरो आउटपुट देगा, राइट? यस सर। तो ये बेटा कंटिन्यूटी चैप्टर की पूरी थ्योरी है। इसमें कोई पॉइंट अगर पूछना है तो बताइए। सर ये इंटरमीडिएट एक और बार बोलना। क्या कह रहे हो सर? इंटरमीडिएट एक और बार बता दो। इंटरमीडिएट में बेटा क्या है कि अगर आपका fx कंटिन्यूअस है, fx कंटिन्यूअस है इन इंटरवल a, b, ठीक है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अब ये a इनपुट है तो a इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आउटपुट होगा ना f ऑफ a, b इनपुट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा f ऑफ b, और मैं मान के चल रहा हूं कि दोनों अलग अलग हैं, f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। तो f ऑफ a से लेके f ऑफ b के बीच के जितने भी आउटपुट होंगे, ये जितने भी आउटपुट हैं, ये आउटपुट, इन सारे आउटपुट में से कोई भी आउटपुट अगर आप कंसीडर कर लो, मान लो ये वाला आउटपुट कंसीडर करना चाहते हो, क्या ये आउटपुट किसी इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग मिल जाएगा और वो इनपुट a से लेके b के बीच का हो? यस सर। मैं फिर से बोल रहा हूं कि क्या कोई एक ऐसा इनपुट अवेलेबल है a से b के बीच में जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आउटपुट मिल जाएगा? यस सर। और क्या यही बात मैं इस f ऑफ a से लेके f ऑफ b के बीच के जितने भी आउटपुट हैं वो सबके लिए कह सकता हूं? यस सर। मान लो मैंने ये वाला आउटपुट कंसीडर किया जी, तब भी ये वाला आउटपुट कंसीडर करता, तब भी ये वाला आउटपुट कंसीडर करता, तब भी हर एक आउटपुट के लिए बोल सकता हूं ना कि हर एक आउटपुट जो कि f ऑफ a से f ऑफ b के बीच में लाइक कर रहा होगा वो x की कोई सर्टन वैल्यू लाइंग बिटवीन a, b के लिए जरूर अचीव हो जाएगा, ठीक है? यस सर। और उसका एप्लीकेशन हम लोग क्वाड्रेटिक में देखते हैं कि अगर एक फंक्शन है, मान लो ये वाला ए पॉइंट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन ने जो आउटपुट है वो नेगेटिव दे दिया, तो ग्राफ है ना इस पॉइंट से पास करेगा, ओके। और कोई ये बी पॉइंट है जी, ये बी पॉइंट है और इसके लिए फंक्शन ने आउटपुट दे दिया है वो ये है जी, एफ ऑफ बी है, वो पॉजिटिव है जी, ठीक है। तो हमें पता है कि ग्राफ इससे भी पास करेगा, इस पॉइंट से भी पास करेगा, और ग्राफ बेटा कंटिन्यूअस है जी,
ग्राफ कंटिन्यूअस है तो ग्राफ को क्या होना पड़ेगा, कम से कम एक बार ये एक्स एक्सिस को कट करके जाना पड़ेगा। यस सर। तो ये एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा यूज होता है फॉर इंटरमीडिएट वैल्यू चैलेंज। ठीक है, कि कम से कम एक बार तो जरूर ग्राफ कट करके जाएगा एक्स एक्सिस। तो ऐसा ही कुछ हम लोग बाकी आउटपुट्स के लिए भी बोल सकते हैं। ये तो चलो खैर बात एक्स एक्सिस की रही, लेकिन अगर हमें कोई कह दे कि भी वन आउटपुट, मान लो एफ ऑफ बी 1 से ज्यादा है, तो ये जो वन आउटपुट है यहाँ पे, तो इस ए कॉमा बी इंटरवल के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा इनपुट जरूर होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 भी मिल जाएगा। तो दिस इज आल्सो ट्रू, राइट। ओके बेटा, आगे चलते हैं, हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है जी, LHD कैलकुलेट होता है, RHD कैलकुलेट होता है जी। LHD की डेफिनेशन और RHD की डेफिनेशन, ये जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूं ये f डैश a, मतलब a पॉइंट पे मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। सिमिलरली a पॉइंट पे ही अगर मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने को बोला जाए तो ऐसे निकालना जाए, और दोनों के मीनिंग तो f डैश a ही रहेंगे, मीनिंग नहीं बदलेगा। अगर ये बराबर हो जाएंगे तो फिर दोनों f डैश ये बराबर होगा, या अगर ये बराबर नहीं हुए तो फिर ऑटोमेटिकली हम लोग क्या कहते देंगे कि भाई f डैश तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है एट ए, तो इसलिए फिर इसका कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब अगर ये बराबर होंगे तब तो ये सही है, अगर ये बराबर ही नहीं हुए फिर f डैश को लिखेंगे ही नहीं हम लोग। ठीक है, ओके। तो LHD RHD के लिए क्या है, मतलब अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है तो LHD RHD दोनों को बराबर होना पड़ेगा, फाइनाइट होना पड़ेगा और एग्जिस्ट होना पड़ेगा। अगर दोनों LHD RHD दोनों फाइनाइट हो, एग्जिस्ट हो और बराबर हो, तब हम लोग बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो एट x इक्वल्स टू a डिफरेंशिएबल है। तो इसी का फिर उल्टा भी हम लोग बोलते हैं कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहना है तो फिर क्या है, ये चीजें उल्टी हो जाती हैं कि या तो कोई फाइनाइट ना, या तो कोई है ना फाइनाइट ना आए, या कोई एक तरफ का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, या फिर दोनों एग्जिस्ट करें, फाइनाइट भी हो लेकिन बराबर ना हो। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी बेटा, तो LHD RHD अगर बराबर होंगे, फाइनाइट होंगे, एग्जिस्ट होंगे तो हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक ऐसी कंडीशन है जो कि है ना फॉलो ना हो तो फिर ऑटोमेटिकली ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डिफरेंशिएबिलिटी की मेन थ्योरी। अब इसमें अब डिफरेंशिएबिलिटी का कंटिन्यूटी के साथ क्या रिलेशन है जी, क्या रिलेशन है जी डिफरेंशिएबिलिटी का कंटिन्यूटी के साथ? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? सो डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। हाँ, डिफरेंशिएबल Yes, हमेशा yes. कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का May or may not. Continuous may or नॉट may बी not be अगर differentiable. डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूअस है तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है ना,
और अगर अकॉर्डिंगली नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस है तो क्या है ना। तो यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो उस केस में आपको एलएचटी आरएचटी कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर है ना याद रखिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है या पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने पड़ते हैं तो उस केस में आपको वो सारे पॉइंट्स भी कंसिडर कर लेने हैं जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन तो हम लोग करते ही हैं, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी की जो बात है वो एक इंटरवल में करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। तो इन एन इंटरवल में जो डिफरेंशिएबिलिटी की बात है वो मेनली हम लोग ओपन में ही करते हैं, क्लोज में कभी है ना ऐसी बात होती नहीं है। कहीं कहीं किसी बुक में क्लोज में बात जरूर कर लेते हैं, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा है ना सही नहीं है, मतलब थ्योरीज जो है ना। तो वही जो पॉइंट जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो डिबेटेबल है, कई लोग उसको कंसिडर कर लेते हैं, कई लोग नहीं कंसिडर करते। तो हमें जो क्वेश्चंस जेई देता है, एडवांस देता है, वो है ना वो सारे पॉइंट्स को है ना छोड़ के देता है, कोई डिबेट ना रहे किसी पॉइंट पे। तो आप है ना बिना किसी हेजिटेशन के ये मान के चल सकते हो कि डिफरेंशिएबिलिटी का अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे नहीं पूछा होगा। हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी एक ओपन इंटरवल a, b के लिए बात करी गई। जब भी क्वेश्चन में भी दिया होता है तो आप देखते हो कि भाई एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 5,6 ऐसे दिया होता है। कभी भी आपको क्लोज इंटरवल 5,6 नहीं दिया होता। क्वेश्चन में भी आपने है ना बहुत सारे देखे होंगे, तो अगर आपने नोटिस किया होगा वो चीज। तो डिफरेंशिएबिलिटी इन एन ओपन इंटरवल, तो उसमें क्या है, जो ए कॉमा बी अगर इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हो तो बीच के सारे पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम लोग पूरे इंटरवल में से डिफरेंशिएबल बोल देंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन फॉर एवरी पॉइंट लाइंग बिटवीन ए कॉमा बी होल्ड होनी चाहिए। ठीक है। अब थ्योरम्स, अगर दो फंक्शन के सम से बना हुआ है कोई फंक्शन, दोनों गिवन डिफरेंशिएबल हैं, तो क्या होगा, तो क्या होता है जी, अगर दोनों डिफरेंशिएबल है तो सम, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन सब क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर एक डिफरेंशिएबल है एक नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या होता है, में और में नॉट आ जाए। यस सर। सम सब्ट्रैक्शन तो डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल, प्रोडक्ट डिवीजन में एंड में नॉट। ठीक है। और अगर दोनों के दोनों नॉन डिफरेंशिएबल हैं तो सम, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन चारों की चारों चीजें क्या होंगी, मे और मे नॉट बी। तो जो डिसकंटिन्यूटी के लिए या सॉरी कंटिन्यूटी में थ्योरम्स हमने पढ़ी है सेम है जी, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इतने याद करें सेम रिजल्ट्स हैं। ठीक है। अब इसमें आगे भी जो रिजल्ट्स हैं लाइक पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, वो भी सेम ही है जी। जो लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इन सब की बात करते हो तो वो भी क्या है, डिफरेंशिएबल होते हैं इन इट्स डोमेन। तो अगेन जहाँ पे वो डोमेन नहीं है तो वहाँ पे बात नहीं करी जाएगी। ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें सेम है जो कंटिन्यूटी में पढ़ी है जी। ठीक है। कंपोजिट के लिए सेम वैसा ही कि भी अगर एफ ऑफ जी एक्स है तो जी एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी अगर एक्स इक्वल्स टू ए पे है तो एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी किस पे चेक करी जाएगी, जी ऑफ ए पे चेक करी जाएगी। तो अगर ऐसा अगर जी एक्स एक्स इक्वल्स टू ए पे डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स जी ऑफ ए पे डिफरेंशिएबल है, तो कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, वो एट एक्स इक्वल्स टू ए डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी सब सेम है जी। तो थ्योरम्स ऑलमोस्ट सेम है, हल्का सा चेंज कहाँ पे आता है, एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है तो मॉड एफ एक्स डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो मॉड एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, जैसे कि एक्स और मॉड एक्स। ठीक है ना। एक्स फंक्शन क्या है, वो तो एक
कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन दोनों है। मॉड एक्स क्या है, वो कंटिन्यूस तो है लेकिन Non-differentiable. 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मॉड भी उसका कंटिन्यूअस होगा। वो तो बात कंटिन्यूटी में तो होल्ड करती है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में वो बात होल्ड नहीं करती है। तो वो हो भी सकता है डिफरेंशिएबल, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर fx डिफरेंशिएबल है और मॉड fx डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे आउटपुट क्या होगा, 0। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है अपनी पूरी डोमेन में और उसका मॉड कहीं अगर नॉन डिफरेंशिएबल आता है तो वो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी किस वजह से आती है कि वो उस पॉइंट पे वो 0 आउटपुट ले रहा होगा और वो वहां पे एक शार्प कॉर्नर पॉइंट बना देगा। ठीक है ना। अब साइन Yes, एक्स, sir. साइन एक्स फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है। मॉड साइन एक्स क्या होता है, वो पाई पे 2 पाई पे 0 पे उन सब पे क्या शार्प कॉर्नर पॉइंट बना देता है। सिमिलरली कॉस पर सॉरी मतलब कॉस एक्स। तो ये सारे के सारे फंक्शंस क्या हैं, ये खुद तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है लेकिन जब मैं इनके मॉड लेता हूं तो मॉड कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाते हैं और सिर्फ उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं हो पाते हैं जहां पे ये 0 आउटपुट लेते हैं। ठीक है। क्लियर। अब इस पे बेटा डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग ग्राफ। इसके लिए हमने बात किया था कि अगर किसी फंक्शन का आप ग्राफ बना सकते हो तो फिर तो आपको LHD RHD लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भी चीज़ें हैं ये सिर्फ कंपटीशन के लिए है, ये आप है ना बोर्ड्स में नहीं यूज़ करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग ग्राफ कि आप ग्राफ की हेल्प से आप डिफरेंशिएबिलिटी बनाए तो क्या है कि आप ग्राफ बना लो, सीधा सीधा चेक कर लो जहाँ जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या शार्प कॉर्नर पॉइंट बन रहा है तो वहाँ पे फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल बोल दीजिए। तो एक ये तरीका है डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का। दूसरा तरीका क्या है जी, डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन। ये बेसिकली किन के लिए होता है, ये पीस वाइज फंक्शंस के लिए होता है। जैसे कि मान लो मैं आपको fx दे दूं तो इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी मुझे चेक करनी है जी। तो 0 से ज्यादा के लिए तो क्या है, हमेशा पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों होगा। 0 से कम के लिए भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों होगा। तो अपने अपने इंटरवल में तो ये डेफिनेटली कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है लेकिन जिस पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर बदल रहा है उस पे आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा। तो एट x इक्वल्स टू 0 आप क्या कर सकते हो, आप दोनों ही फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां से जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो आंसर जो 2 मिला है वो बेसिकली क्या मिल रहा है, RHD एट x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो 1 मिल रहा है वो एक्चुअल में क्या है, LHD एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। यस सर। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि LHD और RHD बराबर नहीं है एट x इक्वल्स टू 0, तो इस वजह से 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नॉन डिफ। तो डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का तरीका ये भी है, कंपटीशन में ये बहुत हेल्प करता है क्योंकि LHD RHD कैलकुलेट करना है ना लोगों को टफ लगता है, थोड़ा सा टाइम भी चला जाता है, लेकिन डिफरेंशिएशन करना वो बहुत आसान लगता है। तो उस केस में अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस में fx इक्वल्स टू 2x प्लस 1 x माइनस 1 इसके डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने हैं तो LHD RHD की बजाय कंपटीशन में आप ये वाला कंसेप्ट लगाएं। तो इस कंसेप्ट को डेफिनेटली सीखना है। ज्यादातर क्वेश्चन भी क्या होते हैं, पीस वाइज फंक्शन टाइप की तो होते हैं जहां पे डिफरेंशिएबिलिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं हम लोग।
तो जो पीस वाइज फंक्शन है तो वहां पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बेस्ट है आप दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो। सर हाँ, इसमें एक कंडीशन जरूर है, इस मेथड को लगाने के लिए आपने उसके पहले ये जरूर चेक कर लेना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तब आप ये मेथड लगाएंगे, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ फिर तो आपको ये मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा ही आंसर नॉन डिफरेंशिएबल बोल देंगे ना, जब फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस है। तो ऑल्दो जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है उसमें आप देख सकते हो कि फंक्शन खुद ही डिसकंटिन्यूअस है, तो शायद मुझे इस क्वेश्चन के लिए तो लगाने की जरूरत नहीं थी, या यूं कहो कि लगाना नहीं चाहिए था। बट अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, x = 0 पे ऐसा कर देता हूं, अब कंटिन्यूअस आ जाएगा है ना x = 0 पे। तो थिंग इज ये जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, आपको है ना, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने का पता होना चाहिए कहाँ पे अप्लाई करना है। पहली बात कि भी कंटिन्यूअस हो तब अप्लाई करना है, अगर कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ फिर तो हमें सीधा सीधा ही आंसर पता है नॉन डिफरेंशिएबल है, तो अगर कंटिन्यूअस होगा तो फिर आप ये मेथड लगा लीजिए, तो ज्यादा इसमें कोई है ना टेढ़ा मेढ़ा है ही नहीं चीज। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और लास्ट बेटा इसमें है फंक्शनल। सर हाँ जी सर ये जैसे डिफरेंशिएशन वाला है सर, मान लो हमारा नॉन डिफरेंशिएबल आ गया किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन मेथड से, तो सर हमारे को लॉजिकली तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते थे उस पॉइंट पे, और हमने कर लिया, वो नहीं समझ में आई मेरे को चीज। देखो जब मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएशन लगा रहा हूँ ना, तो एक्चुअल में मैं यही कंसिडर करके चल रहा हूँ कि भी जैसे ये है, ये वाले सेगमेंट में कि एट x = 0 अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं क्या मान के चल रहा हूं कि अगर ये पूरे के पूरे इंटरवल में यही फंक्शन होता, मतलब पूरी डोमेन में अगर अकेला यही फंक्शन होता, तो एट x = 0 इसकी स्लोप क्या हो रही होती? क्या यस सर, 2 होती। यस सर, ठीक है ना। और अगर ये 2 होती तो मतलब इसका LHD और RHD दोनों 2 होता। यस सर। तो अगर वो LHD RHD दोनों 2 होता तो मैंने LHD अब हटा दिया, तो मतलब RHD के बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन मिल गई कि RHD 2 होगा। यस सर, ठीक है ना। यस सर, तो जब मैं डिफरेंशिएशन मेथड लगा के डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं तो बेसिकली मैं फॉर द टाइम भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर पूरी डोमेन में अगर यही फंक्शन होता तो फिर x = 0 पे स्लोप क्या आ रही होती? वो 2 आ रही होती। अगर वो 2 आ रही तो इसका मतलब LHD RHD दोनों 2 आ रहा होता। तो अब क्योंकि फंक्शन 0 से छोटे के लिए डिफाइन नहीं है, 0 से ज्यादा के लिए, तो RHD तो फिर भी 2 ही रहेगा, वो तो नहीं बदलने वाला, तो RHD मान से अकेला उठा लिया। सिमिलरली जब x < 0 की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने क्या है माइंड में ये बना के चल सकते हैं कि भाई अगर पूरा फंक्शन इसका जो डेफिनेशन है वो यही होता तो इसका स्लोप 1 होता एट x = 0। तो जब एट x = 0 इसका स्लोप 1 होता तो इसका मतलब LHD RHD दोनों ही 1 होते। तो फिर अब क्योंकि x 0 से ज्यादा के लिए डिफाइन नहीं है, सिर्फ 0 से कम के लिए डिफाइन है, तो उस केस के लिए हमने वहां से LHD सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। ये सर आगे तो बात सुने। लास्ट चीज यहाँ पे है जी फंक्शनल इक्वेशन, जिसमें हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट सीखा हुआ है। तो जब आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर लेते हो, जैसे एक सिंपल सा है ना चीज है, मान लो ये वाला फंक्शन है जी, ये फंक्शनल इक्वेशन तो आपके लिए स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना भी आपको आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप मान लो x के अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो f' x + y और y f(y) है ना कांस्टेंट का काम करेगा तो f' x आ जाएगा। तो आपके हमेशा स्टेप क्या होता है, एक स्टैंडर्ड एक फिक्स स्टेप है जी, x और y में से किसी के अबाउट भी आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर लो, और फिर
जिसके अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएट किया है आप उसको वैल्यू डालो। जैसे यहाँ पे मैंने x के अबाउट किया है तो आप x की वैल्यू डालिए 0 1 2 3 जो भी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भी f'1 की वैल्यू है, f'2 की वैल्यू है, f'0 की वैल्यू, तो आप x की यहाँ पे वो वाली वैल्यू डालेंगे जिस वैल्यू पे आपको f' का आंसर दिया गया है। तो जैसे ही आप वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल देते हो तो आपके लिए ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। देखिए जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तब आपने है ना डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा था, लेकिन अब पढ़ लिया है तो अब आप इस चीज को समझिए कि पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद और मान लीजिए x के अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएट किया और फिर आपने एक x को वैल्यू भी असाइन कर दी, तो y में जो बचा हुआ वेरिएबल y है उसमें क्या बन जाती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेना होता है। अब जब हमने ये है ना टॉपिक पढ़ा था तब हमने बहुत सारा टफ वाली डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं ली थी, हमने सिर्फ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस ली थी जिनको तब है ना हम लोग कर सकते थे। लेकिन अब आप ये मान के चलो कि जब आप कंपटीशन में बैठे होगे तब तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले वाला टॉपिक है जी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब अगर आपको कोई फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा तो ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बने जो कि मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में आपने जितनी भी वैरायटीज पढ़ी हैं उनमें से कोई एक फॉर्म बन जाए, ठीक है ना। तो लाइक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काफी जो कॉमन है ना डिफरेंशियल इक्वेशन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लीनियर डिफरेंशियल है। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाए वो है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जाए, आप उसको सॉल्व करके फाइनल अपना सके, ठीक है, या उसके अलावा जो भी है होमोजीनियस कर रहा है नहीं। तो फंक्शनल इक्वेशन जिसमें एफ डैश के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या पार्शियल डिफरेंशिएट कर लीजिए और फिर फर्दर वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू डाल के दूसरे वेरिएबल में डिफरेंशियल इक्वेशन बना लो और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए इंटीग्रेट करके, उसके जो भी मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये बेटा डिफरेंशिएबिलिटी की पूरी थ्योरी है। इसमें अगर कोई पॉइंट छूट गया है या आप लोगों ने कुछ पूछना है तो बताइए। पूरी की पूरी थ्योरी समझ में आ गई है, सारे के सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं। यस सर। यस सर। किसी को कुछ पूछना है? ओके तो फिर हम लोग अभी पहले वो पैकेज डिस्कस कर लेते हैं जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया है। कर लिया था आप लोगों ने कल? हाँ जी करके आए हो ना? यस सर। निकालिए। कौन से पेज पे है? पीडीएफ का 133। पीडीएफ का 133 या एम वाले जो नंबरों में कह रहे हो आप? सर पीडीएफ का। पीडीएफ 133। हाँ जी। अच्छा तो इसमें एलसीडी सब इकट्ठा ही है ना, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिपेंडेबिलिटी, ठीक है। यस सर। ओके बेटा बताइए फर्स्ट 4 में कोई डाउट? 8 तक? सर फोर्थ में था। फोर्थ में था जी। फोर्थ में बेटा बात किया हुआ है, मुझे लगता है रिजल्ट फिर से भूल जाते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था 1 प्लस 1 की पावर के, 2 की पावर के, 3 की पावर के, टिल n की पावर के। अगर इसका आंसर निकालना है तो क्या होगा, इसके सम में जो हाईएस्ट पावर n की मिलेगी वो क्या होगी, इससे एक पावर ज्यादा हो जाती है और उसका कोएफिशिएंट 1/k+1 हो जाता है। पढ़ाया था? यस सर पढ़ाया था।
और इसके आगे के टर्म्स लिख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो निगलेक्ट हो जाएंगे। सॉल्व नेग्लेक्ट ही हो जाएंगे। यस सर, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई डाउट पेंडिंग? ओके, 12 तक। सर 9th वाला सॉल्व तो हो गया था, लेकिन 9th वाले में हम स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करें तो उसमें गलत आंसर आएगा। ओके, वैसे सॉल्व हो गया था डिफरेंशियल वाले तरीके से। ऐसे कैसे हो सकता है? ये a की पावर x वाला फंक्शन बनेगा ना? यस सर। आपका आंसर क्या है? सर देखना पड़ेगा एक मिनट नोट्स में, वो रफ में, पर अलग आ रहा था मेरा। अलग आना नहीं चाहिए, कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस पे क्या है ना, इंफॉर्मेशन मतलब आपको जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी गई है, और जब जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी गई है तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग और वो दोनों इंफॉर्मेशन एक ही फंक्शन को है ना रिप्रेजेंट ना करें, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आप एक बार अपना आंसर देखिए और फिर चेक करो कि जो भी आपका फंक्शन एफ एक्स आया, तो क्या एफ ऑफ 5 की वैल्यू वो 2 आ रही है, क्या एफ डैश 0 3 आएगा? सर नहीं सर, सॉरी सर, मैच कर रहा है, देख लिया मैंने, एक मिनट, कर रहा है मैच, मैंने थोड़ा गलत कर दिया था उसमें। ओके, मतलब अगर मैच ना करे तो ये रीजन हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूरत से ज्यादा दे दी गई है, और फिर दोनों इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है वो एक ही आंसर को है ना रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा होगा। ओके सर। फिर वैसा क्वेश्चन फिर मतलब गलत ही है वो क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन सही है। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। 12 तक कोई डाउट तो नहीं रहा? 16 तक, 20, 24, सर 22 है। 22 बेटा ना, ये ऐसा क्वेश्चन भी हमने करा था कि भी आप y को सॉरी x को फॉर द टाइमिंग y प्लस h मान लो, x को y प्लस h मान लो जी, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ y प्लस h माइनस मॉड f ऑफ y लेस देन h स्क्वायर। यस सर। अब h तो है ना टेंडिंग टू 0, मतलब अब अगर ये वैलिड है तो सबके लिए वैलिड है ना, जब आपको बोला गया कि ये जो फंक्शनल इक्वेशन है दिस इज वैलिड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y, तो अगर मैं इसमें h को टेंडिंग टू 0 डाल दूं तब भी तो वैलिड होगा, है ना? हाँ यस सर। तो फिर एक h को अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आ जाता हूँ तो फिर वो क्या बन जाएगा? डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है यस ना? सर, तो अब लिमिट डेरिवेटिव होगा दोनों ना। तरफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगा दो, तो ये क्या कहेगा? डेरिवेटिव ऑफ y। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ वाई। द मॉड वैल्यू, यस सर। यस सर। तो दिस शुड बी लेस देन 0। यस। तो एक सिंगल 0। वैल्यू है इसके अंदर। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, ठीक है ना? यस सर। यस। 24 तक और कोई डाउट? ओके जी, 30 तक कोई डाउट? ओके, 34 तक, 38 तक भी। सर 26 था, वो मिस हो गया था मेरा। 26,
देखिए इसमें जो आंसर इसका रहेगा वो डी ही आ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा है ना लॉजिकली करेंगे। आपको जो फंक्शन बोला गया है, फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। और फिर आपको बोला गया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे एफ ऑफ 3x अपॉन एफ ऑफ x 1 आ गया। तो अब अगर बेटा ये 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ 3x एफ ऑफ x के बराबर हो जाएगा, या मतलब बहुत ही ज्यादा एफ ऑफ x के क्लोज कह लो। यस सर। मतलब जब लिमिट 1 आ रही है तो इसका मतलब देखो एग्जैक्टली बराबर तो होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जस्ट अप्रोक्सीमेटली ना बराबर तो हम लोग बोल ही सकते हैं। और एग्जैक्टली बराबर तो कह भी नहीं पाएंगे क्योंकि इन्होंने इंक्रीजिंग बोल दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एफ एक्स जो फंक्शन हमेशा इंक्रीज कर रहा होगा है ना, तो इनफाइनाइट पे जाके वो किस टाइप का फंक्शन आ रहा होगा, वो ना एक सर्टन आउटपुट को अप्रोच कर रहा होगा, लाइक दिस। जब इनफाइनाइट पे जाके वो एक सर्टन आउटपुट को अप्रोच कर रहा होगा, तभी तो क्या है कि अगर मैं एफ ऑफ इनफाइनाइट की वैल्यू निकालूं और एफ ऑफ 3 इनफाइनाइट की वैल्यू निकालूं, देखो ऑल्दो 3x मतलब वो भी है इनफाइनाइट, लेकिन दोनों इनफाइनाइट होंगे तो अलग अलग ना। यस सर, ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा ना कि भाई एक बहुत बड़ी वैल्यू है उस पे फंक्शन का आउटपुट, और उससे 3 गुना जो वैल्यू है उस पे फंक्शन का आउटपुट, दे आर जस्ट इक्वल। तो जब ये बराबर हैं तो फिर बेटा जो 2x है तो 2x तो उनके बीच में ही रहेगा ना। यस सर, हो गया। ओके सर। ठीक है। हाँ जी सानिध्य, कुछ कह रहे हो आप? सानिध्य कुछ कह रहे थे क्या? नहीं सर। ओके जी, तो कंप्लीट है बेटा ये पीडीएफ। यस सर। तो कल की क्लास में बेटा हम लोग डिफरेंशिएशन की थ्योरी बात कर लेंगे, और साथ में है ना डिफरेंशिएशन का जो इसी पीडीएफ में आगे है ही, तो इस पीडीएफ को डिस्कस कर लेंगे। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इनको डिस्कस करेंगे। अभी 10-15 मिनट बाकी हैं, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर। यस सर। यस सर। सर उसके ऊपर भी करा देना जो फंक्शनल इक्वेशन आप कह रहे थे ना कि वो है, तब पढ़ी नहीं थी। करिए बेटा सॉल्व इसको।
हाँ जी बेटा, हो गया क्या ये? हाँ जी, फर्स्ट दिस इज करेक्ट। सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा फर्स्ट का। देखते हैं बेटा। सर 0 है फर्स्ट का। देखते हैं। सर 0। ओके, Sir, does not exist. ओके, चलिए डिस्कस करते हैं फिर। देखिए यहाँ पे आप जिन्होंने डज नॉट एग्जिस्ट आंसर दिया है उन्होंने क्या गलती करी बेटा? साइन थीटा अपॉन थीटा, ये वन आंसर तब होगा जब दोनों जीरो होंगे, मतलब साइन के अंदर वाला एंगल भी जीरो आए और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो भी जीरो हो, तब ये आंसर वन आता है। ठीक, अब मान लो मैं आपको ये कहूं कि भाई लिमिट ऑफ थीटा कॉमा थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा, इसका क्या आंसर होगा? इसका तो भी आप ये सर नहीं करेंगे कि भाई मैं इसको पाई माइनस थीटा से मल्टीप्लाई पाई माइनस थीटा से डिवाइड, अच्छा अभी इसको वन कर दिया और अब इसको सॉल्व करने लग गया, पाई न्यूमरेटर अब रह जाएगा पाई अपॉन जीरो। तो इसमें गलती कहाँ है? गलती ये है बेटा, आप इसको वन बोल रहे हो। वो तो एंगल को सर 0 टेंड करना पड़ता है ना उसके लिए। हाँ तो एंगल को जीरो टेंड करना पड़ेगा ना, लेकिन थीटा अगर जीरो होगा तो एंगल तो पाई रह जाएगा ना फिर। यस सर। आप इसको नहीं क्लब कर सकते, राइट? कहने का मतलब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे पूरे क्वेश्चन, इसमें भी आंसर तो वन आ जाएगा, लेकिन पहले साइन पाई माइनस थीटा को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसे साइन थीटा लिखेंगे, फिर अब साइन के अंदर वाला एंगल भी और डिनोमिनेटर भी, ये सब दोनों बराबर भी हैं, दोनों टेंडिंग टू जीरो भी हैं जी, तो अब आंसर बोलोगे जी। इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी बन के आ रहा है। एक सेकेंड, मैंने क्या मैंने इनफाइनाइट लिख दिया क्या? इनफाइनाइट, अरे सर इनफाइनाइट पे भी 0 तो आ जाएगा ना? यस सर। यस सर। साइन का आंसर फाइनाइट। साइन का तो फाइनाइट रहेगा, tan इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। नहीं, tan सर इनफाइनाइट tan 1 को 10 करेगा सर, वो भी sin थीटा अपॉन cos थीटा। डज नॉट, सॉरी मतलब मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, उसके इसमें आंसर डज नॉट एग्जिस्ट ही था। अब मतलब जीरो वाला करके देखिए, आप जीरो वाला करके देखिए, इनफाइनाइट वाले केस में डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है? वो चलो मेरी तरफ से गलती हो गई। सर वो एक्सप्लेन कर दो डज नॉट एग्जिस्ट वाला इनफाइनाइट के केस में। यस सर। इनफाइनाइट के केस में डज नॉट एग्जिस्ट होगा, उसका रीजन क्या है? आपको नहीं पता ना कि ये वैल्यू क्या होगी, ये एंगल कितना होगा, पता है क्या?
नो सर। तो आप कौन से साइन वैल्यू निकालेंगे? चलो आपने ये कह दिया कि भी कोई मर्जी एंगल हो जाए साइन वैल्यू हमेशा -1 से 1 रहेगी। मान लीजिए आपने ऐसा कह दिया, न्यूमरेटर -1 से 1। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? उसके बारे में भी नहीं पता हमें। उसके बारे में इसके भी बारे नहीं में बता भी तो नहीं पाएंगे। पता ना। यस सर। यस सर। tan इनफाइनाइट नहीं है, उसका एंगल इनफाइनाइट है। tan ऑफ सम इनफाइनाइट एंगल, तो अगर वो इनफाइनाइट एंगल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया करिए, 0 हो जाएगा। अगर π/2 के मल्टीपल टाइप का होगा ये खुद इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। तो डिनोमिनेटर के बहुत सारी ऑप्शंस हैं खुले, ठीक है ना। तो इस वजह से ओवरऑल आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा इन केस ऑफ इनफाइनाइट। बट यहाँ जो सही क्वेश्चन है वो ये है जी, x टेंडिंग टू 0 के लिए। 0 के लिए करके देखिए आप लोग। सो इसका पाई आएगा। सर पाई आ रहा है आंसर। यस सर, पाई आ रहा है। यस ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने इसलिए डाला है ताकि ये जो मैंने साइड में आपको मिस्टेक बताई है वो होने का डर होता है। आप इस चीज को याद रखें, साइन 0 आंसर दे सकता है, साइन ऑफ सम एंगल अपॉन सम वैल्यू, लाइक साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अपॉन थीटा। ये 0/0 फॉर्म तो बन रही है, लेकिन आप इसका आंसर सीधा सीधा मतलब कि चलो कि इतना ये जितना एंगल होता है मैं उससे उस एंगल से मल्टीप्लाई उस एंगल से डिवाइड करके अब सिंपलीफाई करके आंसर निकालूंगा जी। ऐसा नहीं करना होता है। जो लिमिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम लोग 1 बनाते हैं, उसके लिए जरूरी है वो एंगल भी 0 हो, तब किया जाता है। ओके, यहाँ पे जल्दबाजी में हम लोग यही गलती करते हैं कि भी पाई माइनस थीटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, अच्छा ये 0 इसको 1 कर दिया, अब इसमें सिंप्लीफिकेशन कर दिया। ऑल्दो ये एग्जांपल समझने में हमारे लिए बहुत आसान है कि साइन पाई माइनस थीटा को साइन थीटा लिख देंगे, यहाँ पे कहाँ गलती होगी। ये तो चलो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें शायद है ना आपको है ना वो एरर होने का डर ना हो, लेकिन जब थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होता है तो वहीं पे एरर हो सकता है। जैसे कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, पाई कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा ये 0 है, ये भी 0 है, तो पाई कॉस स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसा करके सॉल्व कर लेंगे। सर ये सर, पाई पाई माइनस आएगा। थीटा की जगह इसमें पाई थीटा होता तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे। हाँ फिर तो कर लेते, फिर तो करते, अल्टीमेटली फिर तो वो एंगल टेंडिंग टू 0 हो ही जाता। तो मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भी यहाँ पे गलती ये होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को पाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया और नीचे टाइम स्क्वायर एक्स है, तो जल्दबाजी में पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन पाई कॉस स्क्वायर एक्स करा और इसको बना दिया 1 और इसको सॉल्व करने लग गए, तो आंसर हो जाएंगे जी गलत। ठीक है, तो आई थिंक जो ज़्यादातर लोगों ने अभी आंसर दे दिया है पाई, वो बिल्कुल सही है जी, कि आप इसको सिंप्लीफाई करके साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो आप इसे लिखेंगे जी साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पाई साइन स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड कर दो, अब आप इसे बोल देंगे 1। रीजन क्या है कि भाई एंगल भी टेंडिंग टू 0 है और ये वैल्यू भी टेंडिंग टू 0 है, तो इस वजह से अब इनको क्लब करके 1 बोला जा सकता है। और बाकी जो बचे हुए टर्म्स होंगे उनमें भी आप एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अब ये भी 1, ये tan स्क्वायर एक्स और ये एक्स स्क्वायर भी 1, अकेला पाई रह जाएगा, तो नेट आंसर पाई आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट समझ में आ गया है? फर्स्ट का सॉल्यूशन क्लियर है ना सबको? सेकेंड 0 0 0 आ रहा है, यस सर
सब लोगों ने सॉल्व कर लिया क्या? 0 आएगा सर। यस सर। ओके, जीरो आंसर कैसे आया? मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 1 होना चाहिए। यस सर, सॉरी सर 1 आएगा आंसर। इनफाइनाइट इनटू 0 0 वाली फॉर्म बन रही है। ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? यस सर। यस सर। देखो, अगर प्रेजेंट फॉर्म में भी देखते तो आप क्या कहते कि भी x इनफाइनाइट है, ये 0 हो जाता है ना, तो इनफाइनाइट प्लस 0 क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट हो जाता है ना, ये इनफाइनाइट होता है। Yes. ये 1 को टेंड करता है, 1. है ना। तो अल्टीमेटली मैं ये बोलूंगा कि ओवरऑल पहली वाली जो टर्म है वो इनफाइनाइट को टेंड कर रही है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट हो जाती है ओवरऑल वैल्यू, और ये सीधा सीधा x है तो ये इनफाइनाइट है। तो ओवरऑल ये फॉर्म कौन सी लिखी हुई है जी? इनफाइनाइट minus माइनस से infinite. इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का कुछ भी आंसर हो सकता है, 0 भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि 0 नहीं हो सकता, होने को 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कहने का मतलब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/x इंटू ई की पावर 1/x को अलग कर देंगे और इसको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो इससे होगा क्या, वो वाली 1 हो जाएगी। ये वाली जो टर्म है ना, ये तो सीधा सीधा 0 आ जाएगी। यस यस सर। इसकी Yes. लिमिट अलग Sir. से एग्जिस्ट करेगी, तो मतलब मैं इसके ऊपर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाऊंगा और इसको अलग कर दूंगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगा के इनको अलग कर दिया कि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी ना 0। यस सर। इसकी वैल्यू इनफाइनाइट डालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0, यस e की पावर 0 मतलब 1 है ना, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट 0। और इसकी अलग से इंडिविजुअल लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 1 डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। या फिर x को 1/t पुट कर देंगे। x को 1/t पुट कर लो, t को 10/0 पुट कर लो, सीधे सीधे, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ जाएगा। यस सर। ओके, यस तो बाकी के क्वेश्चंस है ना कल की क्लास में हम लोग कर देंगे, ठीक है। सर तो कल पहले हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। नहीं, पहले तो हम लोग वो चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डिफरेंशिएशन है तो जल्दी जल्दी कर लेंगे, वो तो ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें। सर इस बार टेस्ट में एओडी भी आ रहा है क्या? आप लोगों को शेड्यूल मिला है तो शेड्यूल में देखो क्या मिला है। आप लोग शेड्यूल नहीं देखते हो? सर AOD तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा सर एडी। सर मैं वो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऐसे लिखा हुआ था, तो अरे बेटा, आप एप्लीकेशन देखो, मेरे आप लोगों को से यही सजेशन है, आप शेड्यूल को पूरा एक बार देखो भाई, एओडी का नाम आगे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है तो इसका मतलब नहीं होगा, समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे पहले पिछले पिछले हफ्ते सब लोग पूछ रहे सर रिलेशंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिलेशंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो रिलेशंस का नंबर आगे लगा हुआ है, अब नहीं आएगा। चलिए, ओके। सर प्रोबेबिलिटी की डिस्कशन कब है? प्रोबेबिलिटी की डिस्कशन आप लोग बताओ कब कर लें, कल कर लें क्या? नहीं सर अभी। परसों? टेस्ट के सर अभी फिर अगले हफ्ते कहा जाएगा।
सर जिस दिन टेस्ट है ना, टेस्ट के बाद टाइम होता है। हाँ वही से टेस्ट के Yes, बाद sir. सैटरडे खत्म होने को, सैटरडे को सैटरडे को तो नहीं पॉसिबल बेटा। सर सुबह 7 से 10 टेस्ट होता है, उसके बाद सारा दिन वेला जाता है। वेला क्यों है? अगले दिन पेपर नहीं है? मतलब अभी तो आपको पढ़ाई करनी है और सैटरडे वाले दिन भूल नहीं पढ़ना है क्या? सैटरडे दिन वाले दिन पढ़ो, ठीक है ना? या अभी एडवांस के पेपर नहीं दे रहे हैं, या मतलब फोकस नहीं है? दे रहे हैं सर अभी पक्का, ये भी पक्का नहीं पता कि 7 से 10 होगा इस बार की नहीं। yes, नितेश सर कह रहे थे कि वो टाइम चेंज होता रहेगा। ओके, तो उस दिन तो नहीं है ना, उस दिन नहीं है, काफी लोग तो मना ही कर देंगे उसको, तो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आजकल में देख लो, देखो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में मुझे नहीं लगता ज़्यादा आपके डाउट्स होंगे, तो मैक्सिमम हाफ एन आवर लग सकता है। तो आई थिंक थर्सडे वाली क्लास में कर लेंगे डिस्कस आप लोगों ने। अगर सर शीट भी तो है सर। तो शीट उसमें 82 क्वेश्चन। तो शीट भी अभी डिस्कस करनी है। पहले एक काम करते हैं ना, पहले एनसीईआरटी, इस हफ्ते एनसीईआरटी डिस्कस कर लेते हैं, शीट को अगले हफ्ते डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ये ठीक है सर, यस सर। मतलब कुछ कुछ पोर्शन करते रहेंगे तो फिर है ना, ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि भाई पूरी की पूरी क्लास उसमें लग गई है, हमारा इस हफ्ते वाले में है ना क्लास खराब हो गई है, ऐसा नहीं लगेगा। तो कुछ पोर्शन कर लेंगे तो है ना, कुछ कुछ होता भी रहेगा ऐसे, ठीक है? तो थर्सडे की क्लास में हम Yes. लोग एनसीईआरटी पूरा कर लेंगे, और 3D का जो कुछ पोर्शन बचा हुआ था है ना, वो भी कंप्लीट करना था, राइट? आई थिंक वो जल्दी हो जाएगी। 3D तो हो गया था 3D की शीट में से कुछ, अच्छा हाँ, सर, 3D पूरा पिछले कंप्लीट हफ्ते कर हो लिया। गया था। हो गया था, सही सही सही। यस सर। अकेला एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी का, ओके, थर्सडे की क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू।